देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को फाइनल एग्जाम्स की तैयारी किस तरह से करना चाहिए। मान लेते हैं आपका एग्जाम शुरू होने में 1 महीना है और आपका टाइम टेबल इस तरह से है। देखिए, अगर 1 महीना पूरा है और 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आप हर सब्जेक्ट को 6 दिन दे सकते हैं। ध्यान केवल इतना रखना है कि जिस सब्जेक्ट का एग्जाम सबसे आखिरी में है उसकी तैयारी सबसे पहले करना है। अब आप ये करिए कि हर सब्जेक्ट को आप 6-6 दिन दे दीजिए। पर आप देख सकते हैं कि जो 4th सब्जेक्ट है उसको मैंने 8 दिन दिए हुए हैं, और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 4th सब्जेक्ट का जो एग्जाम है उसके पहले केवल 1 दिन की छुट्टी है। दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि जो 3rd सब्जेक्ट है उसके लिए हमने केवल 4 दिन रखे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम टेबल के अंदर सब्जेक्ट नंबर 3 के लिए 4 दिन की छुट्टी है, तो उसमें भी थोड़ा सा अच्छे से कवर किया जा सकता है। अब देखिए, इस चीज को भी समझ लीजिए कि इस वक्त हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई नहीं की जा सकती। सबसे अच्छा तरीका तो यह होता है एग्जाम की तैयारी करने का कि पिछले 5 या 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए और उसमें देखिए कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में कौन से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। आप अगर पिछले 5 या 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स बार बार पढ़ते हैं तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि इंटरनल चॉइस किस तरह से बन रही है। और अगर इंटरनल चॉइस आपको समझ में आ जाए तो आप आधे चैप्टर्स सीधे सीधे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो आधा आप छोड़ रहे हैं वो तो वैसे भी चॉइस में ही आने वाला है। अब मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए कि आप सोच रहे थे कि इतने सालों से हर साल एग्जाम हो रहे हैं और शायद इस बार एग्जाम्स नहीं होंगे, पर अब आपको मालूम चल रहा है कि नहीं, इस बार भी एग्जाम होंगे। अब क्योंकि आपने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो आप पूरा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश मत करो। कुल मिला के अगर 5 यूनिट हैं तो आप 3 यूनिट्स के बार बार पूछे जाने वाले शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स के एक एक मास्टर आंसर तैयार कर लीजिए। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका मास्टर आंसर 60 लाइनों का होना चाहिए, 60 लाइन्स। और अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपका मास्टर आंसर 90 लाइन्स का होना चाहिए। अब 60 और 90 लाइन्स यकीनन आपको बहुत ज्यादा लग रही होंगी, पर आप अपनी याददाश्त पर पूरा भरोसा रखिए। आप जितना भी याद करते हैं 40% आप भूल जाएंगे, ऐसा मान के चलिए। तो अगर एग्जाम में सवाल आया और आप थोड़ा सा भूल भी गए तो जितना याद रहेगा वो आपको उस पार पहुंचा देगा। मैंने आपसे ये चीज भी कही कि आपको अगर इंटरनल चॉइस समझ में आ जाए तो आप आधा कोर्स सीधे सीधे छोड़ सकते हैं, पर अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप जितना कर सकते हैं कम से कम 3 यूनिट तो पूरी कर लीजिए। और पूरी करने का मतलब सब कुछ पढ़ना नहीं होता। पूरी करने का मतलब जितने भी शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन सभी के मास्टर आंसर्स तैयार कर लीजिए और उनको बार बार पढ़िए। दूसरी चीज आप ये भी समझ लीजिए कि कोर्स हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए, पर क्योंकि इस वक्त एग्जाम का टाइम है इसलिए इस वक्त उसूल और आदर्श जैसी फालतू की चीजों को एक तरफ कर दीजिए। इस वक्त हम केवल उतना पढ़ना चाहते हैं जितना पढ़ के हम पास हो जाएं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और सवाल है डेमोक्रेसी क्या होती है। आपने इसका एक मास्टर आंसर तैयार किया था जिसके अंदर 60 पॉइंट्स थे। अब जब ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप उस मास्टर आंसर की 20 लाइनें लिख देंगे। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाएगा तो आप उसी मास्टर आंसर की 40 पॉइंट्स लिख देंगे। और जब ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाएगा तो आप उसके 60 के 60 पॉइंट्स लिख देंगे। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और ये सवाल पूछा जाता है तो 30, 60 और 90। हमारी कोशिश कुल मिला के इतनी है कि हमारी आंसर शीट जो है वो भरी हुई होना चाहिए और हमारा जो आंसर है वो रेलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स उसको ज्यादा मिलेंगे जिसने ज्यादा लिखा होगा। कुछ लोग गाना भी लिख देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को बार बार उतारने लगते हैं।
पर देखिए, इस चीज को भी समझिए कि जो बंदा कॉपी चेक कर रहा होता है उसके पास इतना टाइम तो बिल्कुल नहीं होता कि वो पूरा आंसर पढ़े, पर उसके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है कि वो एक नजर में पढ़ के समझ लेता है कि सामने वाले ने रेलेवेंट लिखा है कि बकवास लिखी है। और अगर उस बंदे को एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगा कि तुम उसको बेवकूफ समझ रहे थे तो वो तुमको फेल कर देगा। अब इस चीज को भी समझ लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो मास्टर आंसर तैयार किया था आप वो भूल गए। अब क्या करेंगे? आपको केवल वर्ड लिमिट पूरी करना है। आपको जितना आता है उतना ही आप बार बार लिखते चले जाओ। केवल इस चीज को ध्यान रखिए कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए। दूसरी तरफ चलिए मान लेते हैं आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, आपने साल भर डिटेल्ड स्टडी करी है और जो सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है आप उसको बहुत ज्यादा एलाबोरेट कर सकते हैं। पर 10 नंबर के सवाल की सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि चाहे कितना भी लिख दो 11 नंबर नहीं आ सकते। और इसीलिए जिस सवाल के अंदर जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से ही उसका आंसर लिखिए। अगर आप उससे ज्यादा लिख रहे हैं तो आप दूसरे सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए अपना समय खुद कम कर रहे हैं। हमें क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो सामने वाला हमें नंबर्स नहीं दे सकता। अगर किसी सवाल को हमने अटेम्प्ट किया है, मान लेते हैं वो 10 नंबर का है, अगर उसके अंदर 3-4 लाइनें भी लिख के आए हैं तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। केवल कॉलेज के लेवल के हिसाब से आपको बता देता हूं, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं। अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपको 1 पेज लिखना चाहिए, अगर शॉर्ट आंसर है तो 2 पेज लिखना चाहिए, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको 4 पेज लिखना चाहिए। और ये जो स्टैंडर्ड है ये आपकी आंसर शीट के स्टैंडर्ड के हिसाब से है। एग्जाम में जो आपको आंसर शीट मिलेगी, वेरी शॉर्ट आंसर 1 पेज, शॉर्ट आंसर 2 पेज, लॉन्ग आंसर 4 पेज। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अंदर थ्योरम्स होती हैं या इक्वेशंस होती हैं। उसके जितने भी स्टेप्स हैं वो तो उतने ही स्टेप्स में पूरी होगी चीज। उसका किसी भी तरह से आप कोई मास्टर आंसर तैयार नहीं कर सकते। 2, 5 या 10 कितने भी मार्क्स के लिए पूछा जाए आप उससे ज्यादा स्टेप्स नहीं लिख सकते। पर कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, सोशल साइंस, अगर इनमें थोड़ी सी ऊंच नीच समझ ली जाए, थोड़ा सा कम ज्यादा कर दिया जाए, इसका जो मूल आंसर होता है वो तो सेम ही होता है। भाई, शेक्सपियर की एक कहानी है ओथेलो। BA और MA के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है? भाई, इलस्ट्रेट कर दीजिए, कैरेक्टर स्केच दे दीजिए किसी का, समरी बता दीजिए, क्रिटिकली अप्रिशिएट कर दीजिए, एग्जामिन कर लीजिए, एक्सप्लेन करिए, इस कैरेक्टर का जस्टिफिकेशन दीजिए, कमेंट करिए, आउटलाइन बताइए, इंटरप्रेट करिए, कंपेयर करिए, क्रिटिसाइज, डिस्कस, रिव्यू, डिफाइन, इन्यूमरेट। कुछ भी पूछा जाए आप अपना मास्टर आंसर ही लिखेंगे 90 लाइन का। बट ऑफ कोर्स अगर आप किसी IAS के एग्जामिनेशन में बैठे हैं तब आपको इन शब्दों को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देना चाहिए और जो पूछा जा रहा है वो बताना चाहिए, और वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। पर स्कूल या कॉलेज की बात चल रही है इस वक्त। अब जरा सा मास्टर आंसर के कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। देखिए, मास्टर आंसर वो आंसर होता है जब आपने किसी टॉपिक को पढ़ा होता है, उसको समझा होता है, और फिर आपको जो भी समझ में आया होता है आप उसको अपने शब्दों में लिख देते हैं। क्योंकि आपने इस चीज को अपने शब्दों में लिखा है, आप जैसे ही इसको दोबारा पढ़ते हैं आपका रिवीजन बहुत आराम से और बहुत अच्छे से हो जाता है। दूसरी चीज, स्कूल्स और कॉलेजेस के एग्जाम्स में उन बच्चों के ज्यादा मार्क्स आते हैं जो किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में समझा सकते हैं, क्योंकि उनका आंसर पढ़ के ये समझ में आता है कि इस बंदे ने डिटेल्ड स्टडी करी है, ये गाइड का लिखा हुआ आंसर नहीं है। और ये जो मास्टर आंसर हम तैयार कर रहे हैं ये हम हर सवाल का नहीं कर रहे हैं, हम केवल उन्हीं सवालों का मास्टर आंसर तैयार कर रहे हैं जो पिछले 10 साल के अंदर एक से ज्यादा बार पूछे गए हैं। क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल समय है, एग्जाम का टाइम है, इसलिए हम सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं। हम केवल क्वेश्चन पेपर्स में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, इस चीज को पढ़ रहे हैं।
मास्टर आंसर्स लिखने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि एक तो आपके लिखने की प्रैक्टिस होती है और आपके लिखने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। और अगर आपके लिखने की स्पीड तेज है तो आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। एग्जामिनेशन हॉल में मैं देखता हूं कि ज्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं आधा घंटा या 45 मिनट के बाद अपने हाथ झटकने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आपके लिखने की स्पीड कम है तो आपको अगर किसी चीज का आंसर आता भी होगा तो भी आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और इसीलिए लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए, और लिखने की प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मास्टर आंसर्स तैयार करना। तीसरी चीज, जब भी आप लिखें कभी भी कर्सिव राइटिंग में नहीं लिखना चाहिए, हमेशा शब्द अलग अलग करके लिखना चाहिए। मैंने अपना नाम कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है और देखिए इसके अंदर 6 स्ट्रोक्स फालतू के लगे हैं। 6 स्ट्रोक्स यानी 3 अक्षर ज्यादा लिखे जा सकते थे। और इसीलिए अगर आप अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं कभी भी कर्सिव में मत लिखिए। दूसरी चीज, एग्जाम के समय कभी भी ग्रुप स्टडी नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ही ज्यादा टाइम बेकार होता है। होता क्या है कि सामने वाला पूछता है, अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा, इसको बता दो। अब जितने समय में आप उसको समझाओगे, उसके डाउट्स क्लियर करोगे, उतनी देर में आप 2 या 3 आंसर्स ज्यादा याद कर सकते हो। ग्रुप स्टडी में होता यह है कि हमारे साथ वाले जो हैं वो हमसे पूछ तो लेते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि यार इसमें जरा डाउट है, इसको समझा दो, तो वो बहुत ही मासूमियत के साथ बोलते हैं, यार ये मुझे भी नहीं आ रहा था। उनसे पूछो कि फिर तुमने क्या किया, तो कहेंगे यार मैंने तो छोड़ दिया इसको। हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो, पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि वो झूठ बोल रहा है। तो अगर आपको किसी चीज को लेकर डाउट है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसको 2-3 बार और पढ़ने की कोशिश करो। समझ में आ जाए अच्छी बात, नहीं आ रहा छोड़ दो। तीसरी चीज, एग्जाम का समय है और हम चाहते हैं कि हमारा शरीर अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करे। सर भारी भारी सा हो रहा है या सिर दुख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी परेशानियां पेट से शुरू होती हैं और इसीलिए एग्जाम्स के दौरान आपको खाना चाहिए मूंग की छिलके वाले दाल की खिचड़ी। उसमें 1 आध चम्मच घी डाल लीजिए। पपीता वगैरह खाइए, आंवले का मुरब्बा लेते रहिए, पानी खूब पीजिए। एग्जाम्स के समय क्या होता है कि ज्यादातर लोग बहुत लंबी लंबी सिटिंग्स देने लगते हैं, पर आप जब भी पढ़ें 50 मिनट पढ़ें, उसके बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लें और 10 मिनट के ब्रेक में कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर लें। अगर आप 6 घंटे भी पढ़ेंगे तो आपकी 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी और उस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आएगी, जिसकी वजह से आपने जो कुछ भी याद किया है वो बहुत अच्छी तरह से एसिमिलेट हो जाएगा। चौथी चीज, देखिए एग्जाम्स के दौरान हमारी नींद बहुत बुरी तरह से डिसबैलेंस हो जाती है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है और कुछ लोगों की नींद बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। अब अगर आपको नींद आ रही है तो इसका एक मतलब तो यह हो सकता है कि आपका दिमाग थक चुका है और वो आराम करना चाहता है, तो कायदे से तो आपको सो जाना चाहिए। पर अगर आपको नींद आ रही है और आप सोना नहीं चाहते तो आप चाय और कॉफी का प्रयोग नहीं करें। आप एक गहरी सांस खींचो और उस सांस को जितनी देर तक रोक सकते हो उसको रोको और फिर उसको छोड़ दो। आप ऐसा 5-6 बार करोगे, आपकी नींद पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और अगले 45 मिनट 1 घंटे तक आपको नींद परेशान नहीं करेगी। इतना सब हो गया। अब आज एग्जाम है। जितना भी आप खाते हो उसका 1/4 खा के आप घर से निकल जाओ। जितने बजे भी एग्जाम शुरू होने वाला है उसके 1 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर जाके खड़े हो जाना चाहिए। 15-20 मिनट पहले पहुंचने में क्या होता है कभी कि गाड़ी पंचर हो गई या सेंटर ढूंढ नहीं पा रहे, XYZ कोई सी भी चीज हो गई, आप टेंशन में आ जाओगे और अपने काम को पूरे ठंडे दिमाग के साथ नहीं कर पाओगे। अब आप सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंच के क्या करोगे, आप घड़ी देखोगे। जैसे ही एग्जाम शुरू होने में 45 मिनट रह जाएंगे, आप जाके 2 या 3 कप चाय या कॉफी पी लो। 45 मिनट के अंदर कैफीन खून में मिलना शुरू हो जाएगी जो आपकी मेंटल अलर्टनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी।
चाय या कॉफी इतनी मात्रा में जब हम पीते हैं तो प्यास लगती है, और जब आपको प्यास लगे तो आपको केवल पानी की सिप लेना है, ज्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि कैफीन डायूरेटिक होती है। यानी जब भी आपको प्यास लगे, आपको केवल अपना गला तर हो जाए उतना ही पानी पीना है, एक बारीक सी घूंट बस। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो बाहर जो इन्विजिलेटर खड़ा होता है, जो आपके रोल नंबर्स चेक करता है, उसको आपको अपना रोल नंबर खोल कर देना चाहिए और बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ उससे बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग। जब वो आपको क्वेश्चन पेपर दे तब आप फिर बोलेंगे बहुत ही इज्जत के साथ थैंक यू वेरी मच सर, और जब आपको आंसर शीट देगा वो, तब आप फिर बोलेंगे बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ थैंक यू वेरी मच सर। अब इस चीज को भी समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर को कभी भी पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमें कोई क्वेश्चंस नहीं आते, तो हमारा पूरा ध्यान फिर उस तरफ लग जाता है और जो सवाल हमें आते हैं हम उनका जवाब भी बहुत अच्छे से नहीं लिख पाते। जैसे ही एग्जाम शुरू हो, घड़ी देखिए और जैसे ही 25 मिनट पूरे हो चुके हों, आपको खड़े होकर बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ सप्लीमेंट्री शीट मांग लेना चाहिए। जितने क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उनको करते चले जाइए और जो नहीं आते हैं उनको आप छोड़ते चले जाइए। अब जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के आंसर्स लिख चुकने के बाद आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे जिनके जवाब या तो आपको अच्छे से नहीं आते हैं या बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अब आप देखिए कि आप उनमें क्या लिख सकते हैं, किस तरह से 1, 2, 3 या 4 नंबर्स उसमें खींच सकते हैं। अगर ये चीज उसी तरह से की जाए जिस तरह से मैं बता रहा हूं, तो आपके 2 घंटे 45 मिनट खत्म हो चुके होंगे और आप जितना कुछ भी जानते हैं उतना सब आपने अपनी आंसर शीट पर लिख दिया होगा। अब इस चीज को समझिए कि आखिरी के जो 15-20 मिनट होते हैं ये बहुत ही गहमा गहमी का माहौल होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री शीट मांगने लगते हैं या कि फिर इधर उधर से बात करके आंसर्स पूछने लगते हैं। अब जब स्टूडेंट्स पूछते हैं आंसर आखिरी के 15-20 मिनट में, तो जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स पूछते हैं। आखिरी के 15-20 मिनट्स में केवल ऑब्जेक्टिव्स ही पूछे जा सकते हैं या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एक झलक देखी जा सकती है। तो उंगलियों के इशारों से मालूम करने की कोशिश करो कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या है, थर्ड का क्या है, 8th का क्या है। अब सामने वाला जो बता दे तो उसको कंफर्म मत करो, अच्छा फर्स्ट का 4th है क्या, अच्छा सेकंड का 3rd है क्या, ऐसे मत करो। आपको केवल इतनी कोशिश करना है कि आपके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकले। 2 घंटे 45 मिनट से इन्विजिलेटर जो है इधर उधर घूम रहा है और स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री शीट्स दे रहा है, तो इस वक्त वो मेंटली और फिजिकली थका हुआ है थोड़ा सा। अब इस वक्त जब आप उंगलियों के इशारों से पूछ रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच सर बोलने का फायदा मिलेगा। 2 या 3 बार इन्विजिलेटर आपको माफ कर देगा, इग्नोर कर देगा, क्योंकि आपने पहले 25 मिनट खत्म होने से पहले ही आंसर शीट मांग ली थी। इन्विजिलेटर के सामने आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो और इस वजह से वो आपको 2-3 बार इग्नोर कर देगा। पर मान लेते हैं कि इन्विजिलेटर जो है वो खड़ूस है और वो आपके आटे में नहीं आया। अगर वो आपकी आंसर शीट छीन ले तो आप बिल्कुल बदतमीजी नहीं करो, खड़े होकर बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ उससे बोलो सर माफ कर दीजिए, आगे से नहीं करूंगा। अगर वो फिर भी नहीं माने तो आप आंसर शीट उसको दे दो और उससे बोलो सॉरी सर, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। इन्विजिलेटर बिल्कुल फूफा जी और जीजा जी की तरह होता है। अभी आप उससे बिगाड़ कर लोगे, अगले एग्जाम में पता चल रहा है वो ही आके खड़ा हो गया, तो वो आपको पलटने भी नहीं देगा, आपके सिर पर ही खड़ा रहेगा। इतना हो गया। आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर कोई भी आंसर मार्क नहीं करना चाहिए। अगर आपने कर दिया है, बाहर आइए और क्वेश्चन पेपर को फाड़कर फेंक दीजिए। फाड़कर इसलिए फेंक रहे हैं क्योंकि होता यह है कि जब हम बाहर आते हैं और जब हम अपने क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि अरे ये तो आता था यार, इसका आंसर गलत हो गया, उससे अपना मनोबल जो है वो टूट जाता है।
अगले एग्जाम में जिस शिद्दत के साथ हम तैयारी करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाते फिर। ठीक है, तो आप पेपर को फाड़ दो, घर पर आओ, कोई बढ़िया सी कॉमेडी फिल्म देखो और दूसरे पेपर की तैयारी करना शुरू कर दो। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।